बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसमें लेने जा रहे हैं डेटाबेस का लैब 5 मैनुअल। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इससे लास्ट में हमने लैब नंबर 4 के बारे में डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमने सेलेक्ट की क्यूरी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेलेक्ट किस तरह किया जाता है, वेयर क्लॉज क्या होती है, पैटर्न मैचिंग क्या होती है, ये सब हम लैब नंबर 4 में कर चुके हैं। तो आज हम अपने लैब नंबर 5 पे इसके ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग देख रहे हो। सबसे पहले हमारे पास एंड और ऑर ऑपरेटर, इनकी वर्किंग आज हम देखेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में बात करेंगे, और कुछ एसक्यू के एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे, उनकी वर्किंग देखेंगे। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंड और ऑर ऑपरेटर्स। 3 तरह के और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इससे पहले जो लास्ट लैब थी उसके अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। ग्रेटर देन, लेस देन, वो सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आज हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि 3 होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्यूरी, और उसके बाद मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। ये आप क्यूरी देख रहे हैं आप लोगों के सामने, सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिटेल। ठीक है, डिटेल एक टेबल का नाम है, उसके अंदर से हम नेम एक कॉलम को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। वेयर क्लॉज के अंदर आप लोग देखोगे हमने एक कंडीशन लगाई है, वेयर क्लास इज इक्वल टू BSCS। ठीक है, BSCS एक स्ट्रिंग थी, इसलिए इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर दिया है। और फिर हमने ये ऑपरेटर लगाया, और क्लास इज इक्वल टू BSIC। मतलब 2 कंडीशन है, इन दोनों में से जो भी ट्रू होगी हमारे पास नेम रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी 2 हालात हैं, और अगर हमने दरम्यान में लगाया हुआ है तो इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेटर का जो रूल होता है वो आप लोगों को पता है। अगर यहाँ पे सपोज मैं लगाती एंड, तो फिर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी था। मतलब क्लास BSCS भी होती है और क्लास BSIT भी होती है, तो मतलब उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी रिजल्ट ना आता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो और के लिए कोई एक कंडीशन, ये यहाँ पे रूल लिखा भी हुआ है, आप लोग देखना चाहोगे तो, एंड रिक्वायर्स ऑल कंडीशंस टू बी ट्रू और रिक्वायर्स ईदर कंडीशन टू बी ट्रू। तो और के लिए सिर्फ एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, एंड के लिए दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने एसक्यूएल में। ये हमारे सामने एसक्यूएल सर्वर पर हुआ हुआ है। तो एक डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है फैकल्टी का, मैं इसी को यूज करूंगी। ठीक है, तो ये पहले मैं आप लोगों को फैकल्टी का टेबल ओपन करके दिखा देती हूँ, ताकि आप देख लो इसके अंदर किस तरह का डाटा है। नहीं, हमें ना यहाँ पर एडिट करके देखते हैं हम। ठीक है, ये कुछ डाटा इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है इस टेबल के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई एक क्यूरी अप्लाई करने लगी हूँ यहाँ पर। तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेम, सेलेक्ट सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो हमारे पास कॉलम फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, FIRST, फर्स्ट नेम। आप लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी एक और चीज़। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम आप देख रहे हो, लास्ट नेम देख रहे हो, फर्स्ट और नेम के दरमियान में एक स्पेस है। जब भी कॉलम नेम के अंदर स्पेस आ जाती है तो हमारा एसक्यूएल सर्वर उसको समझ नहीं पाता, तो उसके लिए हम ये ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए इजी हो जाता है उसको ढूंढना, उस कॉलम को। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारे पास फैकल्टी, और इस वक्त हम डेटाबेस में हैं बुक। ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट करनी पड़ती है इस जगह पर। अब देखें फौरन वो एरर चले गए, क्योंकि उसको डेटाबेस भी मिल गई है, उसको कॉलम भी मिल गया, उसको टेबल भी मिल गया। अच्छा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम फैकल्टी। अब हम वेयर की क्लॉज लगाने हैं, वेयर डेजिग्नेशन पे चलो हम चेक लगा लेते हैं। डेजिग्नेशन इज इक्वल टू, अब चूंकि डेजिग्नेशन वर्चुअल स्ट्रिंग में थी इसलिए हमें सिंगल कोट में देना पड़ेगा। यहाँ पे देते हैं लेक्चरर। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं और का ऑपरेटर, और हम दूसरी अब कंडीशन लगाते हैं, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू, और दूसरी डेजिग्नेशन थी हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट। तो दोनों में हम और का ऑपरेटर लगा के अब हम देख रहे हैं। मैं इसको रन करने लगी हूँ।
ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारे सिर्फ फर्स्ट नेम सेलेक्ट होके आ गए हैं। यहाँ से भी आप लोग देख लो तीनों आ गए हैं हमारे पास, क्योंकि तीनों की डेजिग्नेशन या एक किसी की लेक्चरर थी और किसी की ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो वो तीनों जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एंड का ऑपरेटर लगाऊं तो एंड के लिए क्या जरूरी है कि दोनों कंडीशन ट्रू हों। तो भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए अब कोई भी नहीं आया, तो ऐसा कोई भी नेम यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी में नहीं था जिसकी डेजिग्नेशन लेक्चरर भी हो और उसकी डेजिग्नेशन ऑफिस असिस्टेंट भी हो। दोनों डेजिग्नेशन किसी एक फर्स्ट नेम की नहीं है, इसलिए कोई भी डाटा यहाँ पे रिट्रीव नहीं हुआ। तो ये फर्क है एंड और। ठीक है, दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आप इसको स्टडी कर लेना, अप्लाई करके देख लेना, बहुत ईजी है। अच्छा, दूसरा आपको छोटा सा एक टॉपिक है ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड का। ठीक है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड भी कहा जाता है, इसको आइडेंटिटी फील्ड भी कहा जाता है। होती क्या है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आप कोई भी कॉलम अपना, आप कोई भी टेबल अपना बनाते हो तो आप उसके अंदर एक आईडी की या सीरियल नंबर की आप एक, ये सपोज यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है पर्सन के नाम से, एक आईडी का कॉलम है उसके अंदर, पहला कॉलम। ठीक है, आईडी लिख लो आप लोग, ये सीरियल नंबर लिख लो जिसके अंदर से आप 1 2 3 4 5 6 खुद पुट कर रहे हो। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर हमें ये ऑप्शन देता है कि हम किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम बना लें और वो आइडेंटिटी कॉलम ऑटोमेटिकली 1 2 3 उसके अंदर भरता जाएगा। जैसे जैसे रोज बढ़ती जाएंगी वो उसके अंदर 1, किसी में 2, किसी में 3, वो इंक्रीमेंट करके खुद ब खुद लगाता जाएगा। अब मैं ये आप लोगों को करके दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे हम क्यूडी लिखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए क्रिएट हम टेबल कर रहे हैं एक पर्सन का। इसके अंदर एक फील्ड ली मैंने आईडी की, कॉलम का नाम, उसके जो डाटा टाइप है वो इंट है, उसको मैंने बना दिया है आइडेंटिटी। ये मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे अप्लाई किया, उस कीवर्ड के साथ यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर 1 और 1 लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे मैंने इसको प्राइमरी की भी बना दिया। क्यों जरूरी है वो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की 2 हमारे पास कॉलम्स है और एक हमारे पास एज का कॉलम है। ठीक है, इस क्यूरी को मैं अब रन करने लगी हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बुक की डेटाबेस के अंदर तो मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ, ये टेबल एक क्रिएट हो गया हमारे पास पर्सन्स के नाम से। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी कॉलम का क्या मतलब है, ये मैं आपको एडिट करके पहले मैं आपको उसका काम बताती हूँ, फिर मैं आपको इसका और चीज़ बताऊँगी। ये कॉलम का नाम बन गया आईडी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये जो नल है इसके अंदर मैं राइट नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ 1 2 3 में कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ये कुछ भी राइट नहीं कर रहा। इस कॉलम में आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ऑप्शन ही नहीं दी जाती। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट नेम इसका एंटर करूँगी, कोई भी फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, एज एंटर करेंगे और जैसे ही मैं आगे एंटर प्रेस करूँगी ऑटोमेटिकली उसमें 1 आ गई है वैल्यू, ऑटोमेटिकली उसने उसके अंदर 1 वैल्यू डाल दिया। दूसरा मैं इसके अंदर नाम डालने लगी हूँ, ऑटोमेटिकली उसने 2 डाल दिया। मतलब आपको अब इस कॉलम की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट इंक्रीमेंट किया जा रहा है, डाली जा रहा है। ना आप इसको छेड़ सकते हो ना आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये राइटेबल नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो इसके ऊपर राइट करने की, आप इस पर राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये आइडेंटिटी कॉलम है। ठीक है, आप जितनी भी रोज यहाँ पे इंसर्ट करते जाओगे आइडेंटिटी कॉलम खुद ब खुद ही उनको नंबरिंग देता जाएगा। ये फायदा है हमारे पास आइडेंटिटी कॉलम का। ठीक है, किधर है हमारी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास क्यूरी हमारी थी जो जिससे हमने ये आइडेंटिटी। अब मैं आपको 1 और 1 का ऑप्शन बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट 1 है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपना कॉलम की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट करनी है। आप अपनी मर्जी से इसको 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है,
आप यहाँ पर 1000 लिख दो तो फर्स्ट वैल्यू 1000 होगी, आप 100 लिख दो तो फर्स्ट वैल्यू 100 होगी। क्लियर? अच्छा, ये जो दूसरा 1 है ये डिनोट करता है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को कितने पे इंक्रीमेंट करवाना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 1 के बाद 2 आ रहा था क्योंकि हमने इंक्रीमेंट इसको 1 से करवाया हुआ था। 1 + 1 2 ही होता है। आप यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट 5 से करा लो, 100 से करा लो, 50 से करा लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, 100 से स्टार्ट करके आप 5 का इंक्रीमेंट करा रहे हो तो दूसरी वैल्यू 105 होगी, तीसरी वैल्यू 110 होगी, चौथी वैल्यू 115 होगी। ठीक है, तो 5 के इंक्रीमेंट करा लो, 1 का करा लो, 2 का करा लो, 3 का करा लो। तो मतलब कि सेकंड चीज जो है इंक्रीमेंट है और फर्स्ट जो है ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। स्टार्टिंग वैल्यू को सीड भी कहा जाता है, सीड वैल्यू, सीड कहते हैं ना बीज को, तो सीड वैल्यू भी कहा जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, होप सो आप लोगों को आइडेंटिटी कॉलम की आइडेंटिटी कीवर्ड की समझ आ गई होगी। इसको इम्प्लीमेंट करके लाजमी देख लेना। ठीक है, आइडेंटिटी भी कहा जाता है इसको ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास एक टॉपिक है ऑर्डर बाय क्लॉज का। ये क्या होता है? तो हम सेलेक्ट करते हैं अपनी एसक्यूएल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, तो हम उनकी ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह ऑर्डरिंग करते हैं ये हम जरा अभी करके देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक सेलेक्ट की क्यूरी लगा रही हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल हम अपना ले लेते हैं फैकल्टी का। ठीक है, पहले मैं आपको ये सिंपल सी क्यूरी रन करके दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ऑर्डर करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आप सामने पूरा मेरा टेबल, आप लोगों को पता है स्टैटिक जो है वो कंप्लीट डिटेल्स को ले आता है, तो कंप्लीट डिटेल्स आ गई हैं जो भी फैकल्टी टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। अब चाहती मैं ये हूँ कि इसकी जो सैलरी है, देखिए किसी की 30 आ रही है, किसी की 25, किसी की 40, किसी की और भी बहुत सारी होंगी, किसी की 1 लाख होगी, किसी की 50,000 होगी। मैं चाह रही हूँ मैं सैलरी को अपने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर दूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का आप लोगों को मतलब पता है कि जिससे हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे ऊपर आ जाए और बाकियों की जो नीचे जो है वो ऑर्डर होती जाए। तो इसका मेरे पास सिंपल सा एक तरीका है, यहाँ पे हम एक सिंपल सी क्लॉज लगाते हैं ORDER, ऑर्डर बाय। ठीक है, ये एक सिंपल सा कीवर्ड है मेरे पास। किस हमने कॉलम पे ऑर्डर कराना है, सैलरी पे कराना है। सैलरी का नाम हमने लिख दिया ऑर्डर बाय सैलरी। अच्छा, ऑर्डरिंग का आप लोगों को आइडिया होगा, कुछ ऑर्डरिंग होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ ऑर्डरिंग होती है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अभी मैं करवाना चाह रही थी डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग के लिए कीवर्ड है हमारे पास DESC। ठीक है, ये कीवर्ड हम यूज करते हैं। अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब 40,000 ऊपर आ गई, फिर 30,000, फिर 25,000। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आईडीज देख रहे हो थोड़े से चेंज हो गए हैं क्योंकि ऑर्डरिंग के लिहाज से पूरी की पूरी रो जो है वो 40,000 वाली रो ऊपर चली गई है, फिर 30,000 वाली, फिर 25,000। ठीक है, आप इसी तरह इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी सैलरी के लिहाज से इसको करा सकते हो। उसके लिए आपको कीवर्ड है ASC। तो सॉरी, हमने सिर्फ इस क्यूरी को रन करना था। ठीक है, अब आप लोग देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट हो गई। अच्छा, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, ये ऑर्डर बाय की जो क्लॉज है, ये आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कॉलम को ऑर्डर किया है, सैलरी को। मैं 2 कॉलम्स को भी ऑर्डर कर सकती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ कि क्वालिफिकेशन के लिहाज से ऑर्डरिंग हो जाए और उसके बाद जो है वो सैलरी के लिहाज से हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मैंने 2 कॉलम्स लगा दिए हैं और अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप लोग देख रहे हो, पहले वो क्वालिफिकेशन के लिहाज से उसने ऑर्डरिंग की है, उसके बाद सैलरी के लिहाज से। ठीक है, क्यों क्वालिफिकेशन के लिहाज से पहले क्यों किए? क्योंकि क्वालिफिकेशन को मैंने पहले लिखा है ऑर्डर बाय क्लॉज में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले किस कॉलम का नाम लिखा है और फिर बाद में किस कॉलम का नाम लिखा है। तो जिस कॉलम का पहले नाम लिखा जाता है इसको कहा जाता है मेजर सॉर्ट की। ठीक है, इसके बारे में हमारे ये मैनुअल के अंदर में मैंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है मल्टीपल कॉलम ऑर्डरिंग में, कि जो फर्स्ट कॉलम का नाम होता है वो होता है मेजर सॉर्ट की और दूसरे कॉलम का नाम होता है माइनर सॉर्ट की। जो मेजर सॉर्ट की होती है
पहले उसके ऊपर ऑर्डरिंग होती है, ठीक है, जो मेजर सॉर्ट की का जो भी वैल्यूज है पहले उनकी ऑर्डरिंग होती है, उसके बाद दूसरी जो माइनर सॉर्ट की है फिर उस पर ऑर्डरिंग। अब मैं अगर इसी सैलरी को यहाँ पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लूँ, फिर आप लोग देखो रिजल्ट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोग देख रहे हो क्यों नहीं फर्क पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये माइनर सॉर्ट की है, इससे पहले एक मेजर सॉर्ट की मौजूद है, तो पहली फौकियत जो है वो मेजर सॉर्ट की को दी जाएगी। मेजर सॉर्ट की पहले अपना ऑर्डर करेगी, ठीक है, सबसे पहले सब में m था, ओके हो गया। a पहले आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम कर रहे हैं a पहले आया फिर t आया, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग उन्होंने कर ली। अच्छा, दूसरा उसके पास कॉलम आया सैलरी, वो माइनर सॉर्ट की थी, उसके अंदर जो भी वैल्यूज MA वाले की जो भी थी 25 थी, MPhil वाले की जो भी थी दूसरा आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गई होगी। अब आप लोगों के शायद माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि क्वालिफिकेशन के आगे तो ना मैंने असेंडिंग लिखा है तो ना मैंने डिसेंडिंग लिखा है, फिर भी वो ऑर्डर हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है, और आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हो कि ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है ऑर्डर, और लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ में नहीं लिखती, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर अज्यूम करता है कि ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है, कि असेंडिंग ऑर्डर उसका डिफॉल्ट ऑर्डर है। तो नहीं लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं आपके लिए मैनुअल के अंदर, तो तमाम मैनुअल आप सबके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन को असेंडिंग ऑर्डर में किया और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी सैलरी हुई है। होप्स आप लोग अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। ये है हमारे पास एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अच्छा 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के। ये सबसे पहले है हमारे पास काउंट का फंक्शन, सम का फंक्शन है, एवरेज का, मिनिमम का, मैक्सिमम का फंक्शन है। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास, ये टोटल 5 ही हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रही हूँ कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। एग्रीगेट एज अ वर्ड अगर आप इंग्लिश वर्ड देखो ना, तो एग्रीगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सम, किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लेना, एग्रीगेट कर लेना, इकट्ठा कर लेना। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जो हमारे टेबल एसक्यूएल के टेबल्स के ऊपर वर्क करते हैं और उनको इकट्ठा करके हमें एक सिंगल कॉलम रिजल्ट देते हैं। सिंगल कॉलम का मतलब ये होता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि पर्सन टेबल के अंदर कितनी रोज पड़ी हुई हैं, तो आप लोग ऑफकोर्स मुझे जवाब दोगे 2 रोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ पर्सन टेबल के अंदर कितनी रोज ऐसी पड़ी हुई हैं जिनकी एज 28 है, आप मुझे जवाब दोगे 1, एक ऐसी रो पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है जवाब जो आप मुझे 1 दे रहे हो, कभी आप मुझे 2 जवाब दे रहे हो, ये है एग्रीगेट रिजल्ट, एग्रीगेट फंक्शंस के रिजल्ट। ठीक है, तो सेम यही काम हमारा काउंट का कीवर्ड करता है। काउंट क्या करता है, ये आपको रिजल्ट देता है कि इस टेबल के अंदर जो भी आप टेबल स्पेसिफाई करो, इस टेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज पड़ी हुई हैं। इम्प्लाई करके देखते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं यहाँ पे लगाती हूँ सेलेक्ट यूनिट काउंट स्टैटिक फ्रॉम फैकल्टी। मैं फैकल्टी टेबल के अंदर देखना चाह रही हूँ कितनी रोज पड़ी हुई है। ये आपके सामने भी है 3 पड़ी हुई है, तो रिजल्ट हमारे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फंक्शंस का रिजल्ट है। कोई कॉलम का नेम नहीं है, उसने सिंपली हमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे दिया। मैं चाहती हूँ कि इस पर कोई कॉलम का नाम भी आना चाहिए। एज, तो क्लॉज आप लोगों ने ऐसी क्लॉज मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है लैब 4 में, एज टोटल काउंट के नाम से आ जाए। काउंट क्योंकि वो फंक्शन है, उसका कीवर्ड है, इसलिए वो पिंक हो जाता है। तो टोटल काउंट के नाम से 3 रिजल्ट आते हैं। ठीक है, मैं ये काउंट करना चाहती हूँ कितनी डेजिग्नेशंस पड़ी हुई हैं हमारे फैकल्टी वाले टेबल के अंदर,
कितनी डेजिग्नेशन पे लोग हैं, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आया 3, रिजल्ट 3 नहीं आना चाहिए था। मैं फैकल्टी वाला टेबल आप लोगों को दिखाती हूँ। डेजिग्नेशन तो 3 ही बनी हुई है, ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि ये लेक्चरर जो है ये रिपीट हो रहा है। बहुत सारे लोग, कोई 1000-2000 लोग भी तो लेक्चरर हो सकते हैं ना, तो 10-20 लोग ऑफिस असिस्टेंट भी हो सकते हैं। तो डेजिग्नेशन तो ऑफकोर्स रिपीट होती हैं, लेकिन काउंट का फंक्शन क्या कर रहा है, उन सबको इंडिविजुअली काउंट करता जा रहा है। ठीक है, 1 2 3। अब लेक्चरर जितनी दफा भी आएगा वो बार बार उसको काउंट करेगा, करना भी चाहिए, उसको ठीक कर रहा है वो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले कि कितनी टोटल डेजिग्नेशन हैं हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, डिस्टिंक्ट। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा कीवर्ड होता है जो हमने लैब 4 में मैंने आप लोगों को करवाया था, डिस्टिंक्ट का। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली ये कीवर्ड लिखने चाह रही हूँ, डिस्टिंक्ट, और अब मैं इसको करती हूँ एग्जीक्यूट। अब आप लोग देखते हो रिजल्ट आता है 2, एक लेक्चरर एक ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास तरीके हैं डिफरेंट चीज़ों को मिला जुला के इस्तेमाल करके क्यूरी बनाने के। ठीक है, और जी है विद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह ये लैब मैनुअल्स मैंने आपको दे रही हूँ, इनके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये आप लोग सारे करोगे, बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने सारे क्वेश्चन है, लैब टास्क हैं, इन सब की आप लोगों ने इसी तरह की डिफरेंट क्यूरीज बनाकर इन बॉक्सेस के अंदर आप लोगों ने लिखते जाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के या तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना शुरू करोगे। तो दूसरा एग्रीगेट फंक्शन है मेरे पास सम का। तो अगर आप लोगों का दिल कर रहा है टोटल एम्प्लॉय सैलरी जानने का कि तमाम मैनेजर, ये तमाम लेक्चरर, ये तमाम ऑफिसर कितनी सम ऑफ सैलरी लेते हैं, आप इस सम का फंक्शन लगा लें। ठीक है, एक बार मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक और हम थ्योरी लिख देते हैं, सेलेक्ट सम, किस चीज़ से सम गई, हमें चाहिए सैलरी का सम। ऑफकोर्स सम एक ऐसा फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ही लगता है, आप किसी भी वॉचर वैल्यू के ऊपर सम का फंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, फ्रॉम फैकल्टी और एक वेयर क्लॉज लगा देते हैं, वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू। तो जहाँ भी आपने कोई ऐसी वॉचर वैल्यू देनी है वो आपने हमेशा सिंगल कोट के अंदर देनी है। अगर आप सिंगल कोट के अंदर नहीं दोगे, इस कोड में यहाँ पे दे रही हूँ, तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इनवैलिड कॉलम नेम लेक्चर। ठीक है, तो ये एक वॉचर एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, तो इसको हमने सिंगल कोट के अंदर देना। ठीक हो गया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो सम ऑफ सैलरी देखिए 70,000 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते ही रहो, जो 2 लेक्चरर हैं हमारे, एक 30 है और एक 40 है, तो वो टोटल करके उसने सम बता दिया है कि ये 70,000 बनेगी। ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। पहला एग्रीगेट फंक्शन हमने पढ़ा सम काउंट का, दूसरा हमने पढ़ा सम का। सेम इसी तरह आप मैक्सिमम और मिनिमम के भी हमारे पास हैं एग्रीगेट फंक्शन है कि मैं मैक्सिमम सैलरी देखना चाहती हूँ कि कौन ले रहा है फ्रॉम फैकल्टी। ठीक है, वेयर क्लॉज आप लगाना चाहो डेजिग्नेशन तरीके तो आप लगा सकते हो आपके पास। मैक्सिमम सैलरी हम 40,000 ले रहे हैं। अब आप मिनिमम लगा के देख लो कि मिनिमम सैलरी हम कितनी दे रहे हैं, MIN मिन का फंक्शन है। आप लोग नोट कर रहे हो यहाँ पे मे बी के काफ़ी दफ़ा मैं कुछ जो हैं कीवर्ड जो हैं उनको आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो या आप उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SQL जो लैंग्वेज है वो ये इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है कि आप कैप लॉक यूज़ कर रहे हो या आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हो। तो आप जो मर्जी लेटर्स यूज़ करो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगी। ठीक है, मिनिमम सैलरी इस तरह हमारे पास आ गई। सेम इसी तरह एक और हमारे पास SQL का फंक्शन है एवरेज का। अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो कि एवरेज सैलरी कितनी जा रही है तमाम एम्प्लॉयज़ को, आप AVG एवरेज का फंक्शन लगा एवरेज कैलकुलेट कर। ठीक है, ये एवरेज उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया।
ठीक है। एवरेज के लिए आप सिंपल सिर्फ लेक्चरार की करना चाहते हो, लेक्चरार एवरेज सैलरी कितने ले रहे हैं, आप आगे वेयर क्लॉज लगा लो। ठीक है, तो इसको मिक्स करना और इसको यूज़ करना वो सब आपका अपना काम है। मैंने आप लोगों को ये तमाम फंक्शंस बता दिए हैं, किस तरह इनको यूज़ करना है वो भी सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोग इसको रीड कर लोगे। आखिरी हमारा एक छोटा सा पॉइंट है और मज़े का पॉइंट है, ये है चीज़ है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कि आप दो स्ट्रिंग को एसक्यूएल के अंदर दो कॉलम्स को जिनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है आप उनको कंबाइन कर सकते हो, आप उनको कंकैटिनेट कर सकते हो। कंकैटिनेट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास ये जो टेबल है फैकल्टी, इसके अंदर एक मेरे पास कॉलम है फर्स्ट नेम का, एक लास्ट नेम है, तो ये पूरा नाम ही। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिंपल नेम का कॉलम बनाऊँ और ये नेम जो है इकट्ठा होकर मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए सिंपल सी एक क्यूरी लिखूँगी कंकैटिनेशन की। सिलेक्ट करते हैं हम फर्स्ट नेम। फिर मैं बात एक रिपीट कर रही हूँ, जिन कॉलम्स के नामों के दरमियान में स्पेस आती है आपने उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फर्स्ट में प्लस का साइन लगाया, दरमियान में सिंगल कोट्स थी। मैं बताती हूँ ये हम क्यों दे रहे हैं, सिंपल लेवल तरीका सीख लो। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को हम कंकैटिनेट करने जा रहे हैं फ्रॉम फैकल्टी। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो नेम थे वो सारे इकट्ठे होके आ गए। ये नेम्स मैं आप लोग फिर दिखा दूँ, फर्स्ट नेम अलहदा था, लास्ट नेम अलहदा, दो कॉलम से इन दोनों कॉलम्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। दरमियान में मैंने एक स्पेस इनके दरमियान कंकैटिनेट की है, ये आप लोग देख रहे हो प्लस के साइन से। सिंपली आप लोग दो स्पेसेस देना चाहो आप दो भी दे सकते हो, आप लोग चार देना चाहो आप चार, जो मर्जी इसके दरमियान में आप कंकैटिनेट करा दो। आप कोई अल्फ़ाबेट कंकैटिनेट करवाना चाहते हैं इनके दरमियान में, आप यहाँ पे लिखकर अल्फ़ाबेट करवा दो। तो रन टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। ये देखो ए आ गया इसके दरमियान, जो चीज़ आप यहाँ पे कंकैटिनेट कराओगे वो यहाँ पे घुस जाएगी। ठीक है, अब इस पे कॉलम का नाम कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं चाहती हूँ कि इसके कॉलम का नाम आए नेम। एज की सिंपल छोटी सी क्लॉज यूज कर दी। तो रन टाइम पे आप अपनी मर्जी के कॉलम्स बना सकते हो, अपनी मर्जी की कैलकुलेशंस कर सकते हो, और किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी एक्चुअल टेबल के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है। एसक्यूएल नाम ही इस चीज़ का है कि आपने एक्चुअल चीज़ों को हाइड करना है और आपने न्यू चीज़ें बनाकर डिलीवर करना है। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का छोटा सा टॉपिक। आज हमने देखे हैं जी अपने ये 5 टॉपिक्स हमने छोटे छोटे देखे हैं, एंड और ऑफ ऑपरेटर, ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड, आइडेंटिटी फील्ड, ऑर्डर बाय क्लॉज, एग्रीगेट फंक्शन और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। इन पांचों के बारे में क्यूरीज है हमारे पास यहाँ पर लैपटॉप के नाम से। ठीक है, डेटाबेस हमने लैब नंबर 4 के अंदर मैंने आप लोगों को बनवा दी थी। वो छोटा सा आपके पास टेबल्स बने हुए थे, पिक्चर थी लैब 4 के लैपटॉप के अंदर, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, डेटाबेस बनानी है अपने पास। उसका डेटाबेस का आपने नाम देना है ACDB, उसके टेबल्स बनाने हैं और उन तमाम टेबल्स के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा डाटा भी इंसर्ट करना है। ये मैं लैब 4 में भी आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद आपने उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपने ये तमाम क्यूरीज को सॉल्व करके उनकी जिसके पास क्यूरी है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करनी है। इस आप लोगों के सामने है, आप लोग क्यूरीज रीड करते जाओ जो इसकी क्यूरी बनती है। पहले मैं आप लोगों को वैसे मशवरा ये दूँगी कि आप डेटाबेस बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे SQL सर्वर पे ये क्यूरीज, और यहाँ से फिर कॉपी करके इधर आप लोग पेस्ट करते जाओ। आप लोगों का अपना डाटा भी बनता जाएगा, आप लोगों की तैयारी भी होती जाएगी और आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीख भी लोगे। आप SQL लैंग्वेज अपने हम सीखते जाएंगे। तो होप्सो इंशाल्लाह आप लोगों को ये तमाम समझ आ गई होगी। जिसको कोई प्रॉब्लम है ऑफकोर्स आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, जिस तरह भी आप लोग चाहो। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।